गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी बच्चों का आरबीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के इंग्लिश सेकंड पेपर का अर्थात इंग्लिश ग्रामर के पहले पार्ट का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द सेंटेंस अर्थात वाक्य। आप इसमें सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और जो भी सेंटेंस के टाइप्स होते हैं उन सभी की डिफिनेशंस, अलग अलग एग्जांपल्स, उनमें अंतर क्या, उनकी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ और चीज़ें जानना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो सीधी सी बात है आपको ग्रामर की तरफ हम ले चलते हैं। थोड़ा सा ग्रामर की परिभाषा के बारे में बता देते हैं कि ग्रामर वास्तव में होता क्या है। देखिए, ग्रामर की जो परिभाषा होती है हिंदी में कि ग्रामर वह विद्या है या व्याकरण वह विद्या है जिससे किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखा, पढ़ा और बोला जा सकता है। ये हिंदी में इसकी परिभाषा हो गई। क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज का अपना एक रूल होता है, उसी तरीके से कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, हर भाषा को लिखने का एक नियम होता है, तरीका होता है, और जिस नियम और तरीके से उन भाषाओं को लिखा जाता है या उनमें और कुछ चीजें लेखन की जाती हैं, उसी तरीके को हम व्याकरण कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। और ग्रामर की और बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी, लेकिन ये जो परिभाषा मैंने आपको बताया, ये सटीक परिभाषा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं लेटर की तरफ। लेटर मीन्स आप जानते हैं अक्षर होता है या वर्ण होता है, इसकी परिभाषा क्या है। लेटर मीन्स अक्षर या वर्ण। अब ये होता क्या, आप जाने कि कोई भी भाषा होती है, उसके कुछ चीजें बहुत छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती हैं, उसके आधार पर ये परिभाषा बनी हुई है लेटर की, अक्षर की या वर्ण की, कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं लेटर या अक्षर। अब जैसे आप देखेंगे इंग्लिश में एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, A to Z, अंग्रेजी में A से Z होता है। ये जितने भी होते हैं आपके A से Z, इन सभी को हम इंग्लिश में लेटर कहते हैं। या फिर इनके जो ग्रुप होते हैं सबको एक साथ जब रख दिया जाता है तो उन्हें अल्फाबेट कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी में आप देखेंगे आ से क्या, ये सारे आपके वर्ण होते हैं। तो ये जो आपके लेटर होते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इन्हीं को हम कहते हैं लेटर। या इंग्लिश में कह सकते हैं लेटर इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ अ लैंग्वेज। तो ये हो गई आपकी लेटर की परिभाषा, आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं पार्ट ऑफ लेटर। लेटर के भाग भी होते हैं, वर्ण के भाग भी होते हैं। वर्ण के दो आपके पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है वावेल, जिसको हम लोग स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका होता है कॉन्सोनेंट, जिसको व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये आपके अंग्रेजी की बात हम कर रहे हैं और हिंदी में भी ऐसा ही होता है। तो अक्षर के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने होते हैं सभी लोग जानते होंगे। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, जिनको हम ए, ई, आई, ओ, यू के नाम से जानते हैं। 5 आपके वावल होते हैं। इसके अतिरिक्त कॉन्सोनेंट जो होता है, वे जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। अब उन 26 वर्ण में आपका 5 वावेल हो गया, तो सीधी सी बात है जो 21 बचा हुआ वो कॉन्सोनेंट होगा। तो ये आपके वावेल है और कॉन्सोनेंट है, और इनको आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि आने वाले क्लासेस में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। इसके बाद हम चलते हैं वर्ड की तरफ। वर्ड मीन्स होता है शब्द। शब्द की परिभाषा क्या है, आप देखिए छोटी छोटी जो परिभाषाएं, उन्हीं परिभाषाओं से मिलकर आगे की परिभाषाएं आपकी बनेंगी, इसलिए पीछे की जितनी भी चीजें उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो वर्ड की परिभाषा किस पर बेस्ड है, लेटर पर। वर्ड या शब्द किसे कहते हैं, शब्दों के अक्षरों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं।
अक्षरों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सन। अब इसमें जो आप देखेंगे जो सन है इसमें 3 लेटर है। पहला आपका एस है, दूसरा यू है, तीसरा एल। इसमें 3 लेटर है और ये तीनों मिलकर के एस प्लस यू प्लस एन मिलकर के एक वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो होता है आपका सन। और सन का अर्थ होता है सूरज, सन सूरज होता है। अभी मैंने पहले आपको बताया कि अक्षरों के सार्थक मेल को, सार्थक मतलब होता है, आप देखेंगे हिंदी में जाएंगे तो सार्थक मीन्स होता है सा धन अर्थक। सा मीन्स होता है साथ या वाला, अर्थक मीन्स अर्थ, अर्थात कोई ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो उसे हम कहते हैं सार्थक। तो जो वर्ड है आपका अक्षरों के सार्थक मेल को, मेल मीन्स होता मिलना, तो अक्षरों के सार्थक मेल को कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपके लेटर्स होते हैं जब वे आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जब उनका कोई मतलब निकलता है तो उसे हम कहते हैं वर्ड, या उसे वर्ड के रूप में हम जानते हैं। दूसरा आपका है बुक, बी डबल ओ के। इसमें आप देखेंगे 4 लेटर हैं, बी ओ ओ के। ये मिल करके एक वर्ड का फॉर्मेट कर रहे हैं जिसका नाम है बुक, और इसके मतलब होता है किताब। टेबल, टी ए बी एल ई, इसमें 5 लेटर्स हैं। ये मिलकर के एक इस टेबल नाम वर्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसके मीन्स होता है मेज। अब आप देखेंगे एक चीज आपको बता दें कि शब्दों के सार्थक मेल को ही हम वर्ड कहेंगे, ना कि निरर्थक मेल। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे ही आपका बुक है, आपने देखा, अब इसी को हम ऐसे लिख देते हैं के डबल ओ बी। ये भी अक्षरों का ही मेल है, लेकिन ये सार्थक मेल नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जो भी अक्षर होते हैं उनका जब सार्थक मेल होगा, अर्थात उनका कोई अर्थ निकलेगा, तभी जाकर के वो शब्द कहलाएंगे, अदरवाइज वे वर्ड नहीं कहलाएंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेंटेंस की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक चैप्टर भी है। सेंटेंस वाक्य, इसकी परिभाषा क्या है आप इसको समझें। वाक्य किसे कहते हैं? ये जो शब्द होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ पूर्ण होता है या जिसका भाव पूर्ण होता है उसे हम कहते हैं वाक्य। 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे हम कहते हैं वाक्य। इंग्लिश में आप समझ सकते हैं सेंटेंस, a sentence is a group of words that makes complete sense। अब एग्जांपल के थ्रू आप समझें, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये आप देखेंगे द एक वर्ड है, सन एक वर्ड है, राइजेस ये वर्ड है, इन वर्ड है, द वर्ड है, ईस्ट वर्ड है, और ये आपका लास्ट में पंक्चुएशन मार्क जिसको फुल स्टॉप कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार आप देखेंगे कि शब्दों का वह समूह, इसमें कई सारे शब्द हैं, ये इनका समूह है, अर्थात कई शब्द मिलकर के इसको बनाए हुए हैं। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है। अब पूर्ण भाव व्यक्त होने का मतलब है कि वाक्य को देखने के बाद वाक्य का अर्थ अच्छे से स्पष्ट हो जाए, उसमें कहना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या है, यह प्रकट हो जाए, इसी को कहते हैं पूर्ण भाव व्यक्त होना। अब इसका आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, ये हिंदी अर्थ है, स्पष्ट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है आपका एक वाक्य है। दूसरा चीज, अशोक इज माय ब्रदर, अशोक मेरा भाई है, इसमें भी कई वर्ड्स हैं, इसका अर्थ भी स्पष्ट है, तो ये वाक्य है। राम लर्न्स हिज लेसन, ये आपका तीसरा सेंटेंस है, इसमें भी कई वर्ड्स हैं, ग्रुप है, और इसका अर्थ निश्चित है कि राम अपना पाठ याद करता है, इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, भावपूर्ण है, इसलिए वाक्य है। एक चीज आप ध्यान देंगे कि शब्दों का वही समूह वाक्य कहलाएगा जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होगा। जिससे भाव अपूर्ण होगा, अर्थात जिसका भाव पूर्ण नहीं होगा, वो कभी भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे यही एग्जांपल अगर मैं लिख दे रहा हूं, इन द सन ईस्ट राइजेस, अब आप इसका अर्थ बता सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि ये शब्दों का समूह तो है,
परंतु इसका भाव अपूर्ण है, मतलब भावपूर्ण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो शब्दों का क्रम है ये अव्यवस्थित है। इसलिए आप इस चीज को ध्यान देंगे कि जब तक जो भी शब्द है वे एक निश्चित क्रम में मिल करके पूर्ण भाव व्यक्त ना करें, तब तक वो वाक्य नहीं कहलाएंगे। वाक्य में एक चीज और आप जान लें कि कोई भी वाक्य हो इंग्लिश का, उसको शुरू करने से पहले हर वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लिखते हैं, वो चाहे जो भी हो, कोई भी शब्द हो, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखेंगे। दूसरी चीज, हर वाक्य के अंत में जब वाक्य खत्म हो जाता है तो उस वाक्य के अंत में कोई प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, etc। जो भी जरूरत रहेगी उसको आप वाक्य के भाव के अनुसार लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो आप जानते हैं ये आपके जो सेंटेंस हैं ये 5 प्रकार के होते हैं और ये अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार के होते हैं। अभी आप इसको देखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से हैं और बनावट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम नहीं जानेंगे, बस इतना ही जानेंगे। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, विधिसूचक वाक्य। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक वाक्य। चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। और पांचवा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इस प्रकार से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहला वाक्य असर्टिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं विधिसूचक वाक्य। विधिसूचक वाक्य वह वाक्य होता है जो किसी घटना या तथ्य के बारे में सूचना देता है, या किसी व्यक्ति के बारे में सूचना देता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु ऐसा है, कोई चीज ऐसी है। बस यही सिंपल सी परिभाषा आप इसको समझ सकते हैं। अब आप इसको देखेंगे उदाहरण के थ्रू। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। अब इसके बारे में बता रहा है कि स्टूडेंट के बारे में कि वह क्या है, व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वह क्या है, वह विद्यार्थी है। तो सीधी सी बात, सूचना असर्टिव सेंटेंस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ये सूर्य के बारे में जानकारी दे रहा है, सूचना दे रहा है, असर्टिव सेंटेंस। He is not a student, वह एक विद्यार्थी नहीं है। अब वह व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि वह विद्यार्थी नहीं, अर्थात ये भी एक प्रकार की सूचना है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसी में मतलब अफर्मेटिव भी है, किसी बात को कह रहा है कि ऐसे होता है, और फिर इस वाक्य से पता चला कि ऐसा नहीं होता है। तो उसके आधार पर, किसी कार्य के होने या ना होने के आधार पर असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है। पहला आपका अफर्मेटिव, जिसको कहते हैं स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक अर्थात किसी कार्य या घटना के होने को स्वीकार किया जाता है, माना जाता है, वह अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे शी ऑलवेज लाफ्स, वह हमेशा हंसती है, ये ऐसा माना जा रहा है, ये हो गया आपका अफर्मेटिव। ही गोज देयर, वह वहां जाता है, ये स्वीकार किया जा रहा है, तो अफर्मेटिव हो गया। अब इसके बाद आपका दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जो होता है ये होता है जिससे किसी कार्य या घटना के ना होने की सूचना मिले, उसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस का उदाहरण आप देखेंगे, शी डज रीड एट होम, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर नॉट रहेगा। शी डज नॉट रीड एट होम, वह घर पर नहीं पढ़ती है। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें होने का काम हो रहा था ऊपर वाले वाक्य में, इसमें उसके ना होने का कार्य, उसके कार्य ना करने की सूचना मिल गई कि वह घर पे नहीं पढ़ती है, तो निगेटिव हो गया। सी नेवर लाफ्स, वह कभी नहीं हंसती, ये स्वीकारा जा रहा है कि ऐसा कभी नहीं करती है। और एक चीज निगेटिव सेंटेंस में, नकारात्मक वाक्य में आप ध्यान देंगे कि हिंदी में नहीं, कभी नहीं, ना ये शब्द आते हैं, और अंग्रेजी में नॉट आता है, नेवर आता है, ये सारे शब्द आते हैं। इसके बाद दूसरा आपका वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और एक चीज और आपको बता दें, असर्टिव सेंटेंस जो था उसके अंत में जो भी वाक्य असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उसके अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में जिसको पूर्ण विराम कहते हैं, आप याद रखेंगे। अब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, या जिन वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं,
डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होगा। When did you go there, वह वहां कब गया, ये प्रश्न पूछ रहा है। What is your name, आपका नाम क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। What do you do, आप करते क्या है। तो कहने का तात्पर्य जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाएगा उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है, तो उसे दर्शाने के लिए हम लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेशन मार्क लगा देते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे वाक्य की तरफ। इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। ऐसा वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, निषेध, मनाही आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा आप समझते हैं, प्रार्थना आप समझते हैं, सलाह आप समझते हैं, निषेध ये चीज होता है आपका, जैसे किसी काम को करने से कोई व्यक्ति आपको मना करे, ये होता है आपका निषेध। तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कम हियर, यहाँ आइए, ये क्या हो रहा है, कोई अध्यापक है या कोई पिता है अपने बच्चों को आदेश दे रहा, कम हियर, इधर आओ, ये आदेश हो गया। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये आदेश हो गया। अब आपका देखें, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, ये प्रार्थना हो गया। इसके अतिरिक्त जैसे किसी ने आपको सलाह दिया, वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, ये आप सलाह हो गया। और डॉक्टर ने कहा डू नॉट ईट टू मच, इतना ज्यादा ना खाइए, ये सलाह हो गई। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस में आप एक चीज ध्यान देंगे, इंपरेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होता है वो हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, अर्थात क्रिया का प्रथम रूप से आरंभ होता है। चौथा सेंटेंस आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। इस सेंटेंस की परिभाषा है ऐसे वाक्य जिनसे आशीर्वाद, अभिशाप, भगवान से प्रार्थना या किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा लगभग में से ही आरंभ होता है, MAY, ये शुभकामना, इच्छा, ये सारी चीजों को प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य के आरंभ में अक्सर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में ये आपको मिलेगा। और ये जो आपके वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अवश्य लगे रहते हैं, इस चीज को आप ध्यान दें। अब इसको आप समझें, मे यू लिव लॉन्ग, एग्जाम्पल है, आप दीर्घायु हो जाए। ये किसी ने किसी को आशीर्वाद दिया, मैंने बताया कि जिससे आशीर्वाद का बोध होता है, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो जाए, आपकी उम्र लंबी हो जाए, आशीर्वाद, इच्छा सूचक वाक्य। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करें, ये भगवान से प्रार्थना की जा रही है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ये आपका अभिशाप है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसके बाद आप आएंगे गुड मॉर्निंग ब्रदर, ये आपकी क्या है, इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आप कुछ भी कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप कहें, आपकी हृदय में जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनको आप प्रकट करते हैं, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त आप किसी को शुभकामना व्यक्त करना चाहते हैं, जैसे हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, मित्रों नया साल मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहें, आप अगर किसी को विश करते हैं, तो सारे के सारे सेंटेंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस की तरफ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसा कि नाम है विस्मयादि, मतलब विस्मय, इसका संविच्छेद करेंगे विस्मय धन आदि। विस्मय में होता है आश्चर्य, आज मतलब उसमें और सारे चीजें जुड़ जाएंगी, अर्थात जिन वाक्यों से आश्चर्य आदि का बोध होता है, इसके शब्द के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। परिभाषा इसकी है, ऐसे वाक्य जिनसे दुख, आश्चर्य, प्रसन्नता, बहादुरी या किसी प्रकार के आश्चर्य का या हृदय में उठने वाली तीव्र भावनाओं का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और एक चीज आप ये जान लें कि इसमें इस वाक्य में साइन ऑफ
एक्सक्लेमेशन जिसमें विस्मयात्मक चिन्ह कहते हैं, ये या तो वाक्य के अंत में लगा रहेगा या फिर वाक्य के मध्य में लगा रहता है। कब अंत में लगेगा, कब भी अंत में लगेगा और कब मध्य में लगेगा आपको बताएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे अलास, ही डाइड सो यंग, बड़े दुख की बात है। अलास में होता हाय, हाय वह इतने कम उम्र में मर गया, ये आपका दुख प्रकट कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रा, वाह, वी हैव पास्ड, हम तो पास हो गए, ये आपकी प्रसन्नता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा किया, इट इज आल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला एग्जांपल आपका आश्चर्य, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये कितना सुंदर फूल है। कोई चीज आप देखेंगे आश्चर्य जब होता है, इसमें आप देखेंगे आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, वाह कितना सुंदर फूल है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज वह दौड़ता है, ये आश्चर्य हो रहा है। तो ये जितनी भी चीजें इनसे व्यक्त हो रही है, जिन सेंटेंसेस में ये सारी चीजें होती हैं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक चीज आपको मैंने बताया कि अगर ये जो आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे अलास, हुर्रा, ब्रेवो, ब्रावो, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, अगर ये वाक्य में शुरू में आते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मध्य में लगता है, और अगर ये वर्ड्स नहीं आते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका लास्ट में लगता है।